खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों क्यों मुझे ही अपने झगड़े की वजह बनाते हो। मेरा मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे जब चाह खेल लिया और जब चाह उठाकर फेंक दिया। And I must tell you one thing, Svetlana. मिस्टर थापड़ जितना अपने आप को शरीफ जताने की कोशिश करते हैं उतना शरीफ वो है नहीं। इनसे बच के रहना, जस्ट बी केयरफुल। अगर तुम उन शहर की लड़कियों की तरह होती ना तो शायद मुझे इतनी पसंद नहीं होती, लेकिन हाँ तुम्हें शहर के तौर तरीके जरूर सीखने पड़ेंगे। उन्हें हमारा रिश्ता ही पसंद नहीं है क्योंकि तुम हमारे स्टेटस के नहीं हो, ऊपर से तुम कैथलिक हो। भीमा ने बम अंदर पहुंचाने का एक रास्ता निकाला है। वैसे केशव मल्होत्रा का जन्मदिन अगले हफ्ते है। हाँ, तो जाहिर है उस दिन बड़ा फंक्शन होगा। इससे बढ़िया दिन हमें कहां मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन केशव मल्होत्रा की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज यू विश, लेकिन मैं कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और कंपनी की बेहतरी के लिए कह रहा हूं। देखो करण, कभी कभी जिंदगी में इंसान अपनी बेहतरी के लिए नहीं, अपने उसूलों के लिए काम करता है। और डैड भी हमेशा से इस पब्लिक इशू के खिलाफ थे। डिडंट यू नो दैट? एक बात कहूं ऋषभ, बुरा मत मानना। मैं नहीं चाहता कि तुम वो सारी गलतियां दोहराओ जो तुम्हारे पापा ने की। मल्होत्रा साहब की कंपनी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। देखो करण, ये गुड मॉर्निंग। हेलो ऋषभ। हेलो करण। हाय सत्वाना, आओ बैठो। नहीं, जल्दी में हूँ, बैठूंगी नहीं। ऋषभ, मुझे केशव की पुण्यतिथि के बारे में कुछ डिस्कस करना था। डैडी की पुण्यतिथि? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बोलो। मैं केशव की पुण्यतिथि को फाउंडर्स डे के तौर पर मनाना चाह रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वेतलाना, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और मैं चाहती हूँ कि केशव से जुड़ा हुआ हर आदमी वहाँ आए। हमारा वर्कर, स्टाफ, दोस्त, रिश्तेदार, सब। ठीक है करण, तुम एक काम करो, एक अच्छा सा मैटर बनाकर कार्ड्स प्रिंट करवाने दे दो। ओके? श्योर। थैंक्स। ऋषभ, मैं हवन भी कराना चाहती हूँ उस दिन। दैट्स रियली नाइस स्वेतलाना। मैं शाम को माँ से मिलने वाला हूँ, उनसे कह दूंगा वो सारी तैयारियां कर देंगी। डोंट वरी, ओके? नहीं, वहाँ तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि हवन सिल्वर एस्टेट में होगा। सिल्वर एस्टेट्स? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है स्वेतलाना? मेरे डैड के पुण्यतिथि का हवन तो मेरे घर में होना चाहिए, मेरी माँ के घर में। आई एम सॉरी ऋषभ, लेकिन हवन सिल्वर एस्टेट में ही होगा क्योंकि केशव के आखिरी वक्त, मेरा मतलब है अपने आखिरी वक्त में केशव वहीं था। इससे क्या फर्क पड़ता है स्वेतलाना? पिछले 10 वर्षों से डैड तुम्हारे साथ रह रहे थे तो जाहिर है कि उनका आखिरी वक्त भी वहीं गुजरा। लेकिन अगर हवन होगा तो मेरी माँ के घर में होगा क्योंकि इट्स अ ट्रेडिशन, एक पूजा है ये। इसका मतलब है कि सिल्वर एस्टेट में पूजा होना मना है? स्वेतलाना, मैंने ऐसा कब कहा? क्योंकि ये डैडी का हवन है तो मैं कह रहा था कि, इसलिए मैं भी कह रही हूँ ऋषभ। लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। तुम शायद भूल रही हो स्वेतलाना कि वो मेरे डैडी थे और हमें इतना हक तो जरूर पहुंचता है कि हम उनके पुण्यतिथि का हवन अपने घर में करवाएं। इतनी जिद आखिर किस लिए ऋषभ? तुम हमेशा हक के बारे में क्यों बात करते रहते हो? क्यों? हक की बात करना क्या गलत है? नहीं, लेकिन हमेशा वही बातें करते रहना, उन्हें दोहराते रहना गलत होता है। और अगर मेरी ही बात थी तो तुमने अपने पापा की पुण्यतिथि के बारे में क्यों नहीं सोचा था? तुम्हें तो याद तक नहीं था। हाँ, ठीक है, मैं भूल गया था। लेकिन जो भी हो स्वेतलाना, मेरी माँ का घर ही उनका असली घर था। बहुत खूब। पूरी जिंदगी केशव ने सिल्वर एस्टेट में गुजारी थी। उसकी अर्थी वहीं से उठी थी, उसके अंतिम संस्कार वहीं से हुए थे, और तुम कह रहे हो कि वो उसका घर नहीं था? स्वेतलाना, वो वहां सिर्फ रह रहे थे तुम्हारे साथ, दैट्स ऑल। ऋषभ, मेरे ख्याल से आदमी जहां खाता पीता है, सोता जागता है, जहां उसे खुशी मिलती है, वही उसका घर होता है। और रही मेरे साथ रहने की बात ना, तो हम कोई 2-4 दिन साथ नहीं रह रहे थे।
ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है स्वेतलाना? कमाल करते हो ऋषभ, अपने मतलब की बातों को खूब अच्छी तरह जानते हो, लेकिन दूसरों के मतलब की बातों से अनजान बने रहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब क्या है स्वेतलाना? What do you want to say? कुछ खास नहीं ऋषभ, बस इतना ही। जैसे तुम बखूबी जानते हो कि केशव पिछले 10 सालों से सिल्वर एस्टेट में रह रहे थे, ठीक वैसे ही ये जान लो कि वो अपने घर में रह रहे थे। बुरा मत मानना स्वेतलाना, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। डैडी ने हमेशा तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर मांग को पूरी की थी, चाहे वो जायज थी या नाजायज। और इसीलिए शायद तुम्हारी आदत में शुमार हो गया है लोगों के साथ आर्ग्यू करना, चाहे तुम्हारी बात जायज हो या ना हो। अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो ऋषभ। मेरे और केशव के संबंधों पर किसी भी तरह का कमेंट करना तुम्हारा हक नहीं बनता। प्लीज स्वेतलाना, हक की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अगर किसी को उनका जायज हक नहीं मिला तो वो मैं हूं, मैं। प्लीज ऋषभ, ये वो मुद्दे हैं जिन पर अगर हम बहस करने बैठे ना तो 2 जन्म भी कम पड़ेंगे। अब अपने पापा की खातिर इस समय तुम मेरा साथ दे सकते हो या नहीं। मैं केशव की पुण्यतिथि मनाना चाहती हूँ और अच्छी तरह मनाना चाहती हूँ। मैंने कब इनकार किया? लेकिन स्वेतलाना, जहां तक हवन का सवाल है, ये सवाल अगर यहीं खत्म हो जाए ऋषभ तो बेहतर होगा। इसका मतलब है तुम फैसला करके आई हो कि हवन सिल्वर एस्टेट्स में ही होगा। Am I right? अगर तुम समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। समझ गया हूं। ठीक है स्वेतलाना, तुम तैयारियां शुरू कर दो। थैंक यू ऋषभ। हाय हैंडसम। मेरा नाम मिक्की है। ओहो, फिर वही रूखा सा जवाब। ये मेरी आदत है, आदत को बदला भी तो जा सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? उन तमाम औरतों के कारण जो मेरे पीछे पड़ पड़ के मेरा जीना हराम कर दिया। तो फिर तुम उनकी तरफ ध्यान क्यों देते हो? तुम सिर्फ उस तरफ ध्यान दो जहाँ तुम्हारी पसंद है। फिलहाल तुम्हें यह जान के खुशी होगी कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे दिल की हालत का अंदाजा मुझे है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, बस ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। मैं यहाँ इत्मीनान के लिए आया हूँ, तुम्हें मिलने नहीं आया। फिर झूठ बोल रहे हो। तुम सच्चाई से मुकरते क्यों हो? मुकर नहीं रहा, चिढ़ रहा हूँ। पूछ सकती हूँ क्यों चिढ़ रहे हो? क्योंकि तुम जैसी तमाम औरतें ये मुझे दिन में 4-4 बार बोलती रहती हैं। ओफो, मैं मर जाऊंगी। और कितने हैं? तुम्हें मिलाकर यही कुछ 6 दर्जन होगी। इसीलिए तो मैं तुमसे पर्सनल ट्यूशन्स की गुजारिश की थी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तुम्हारी नजरें इधर उधर किसी और की तरफ ध्यान दें। किस लिए? अरे पर्सनल ट्यूशन चाहिए मुझे एक्सरसाइज सीखने के लिए। तुम्हें भी कुछ सीखने की जरूरत है। नहीं मिकी, मैं सचमुच एक्सरसाइज सीखना चाहती हूँ, लेकिन हेल्थ क्लब में क्या होता है ना कि तुम्हारी नजरें भी तो मुझे ढूंढती रहती हैं। मेरी नजरें तुम्हें ढूंढती नहीं है, और वैसे भी तुम्हें ढूंढ कर करेंगे क्या? निशी, यू आर नो मोर अ टीनेजर। मिकी, तुम अपने हद से आगे बढ़ रहे हो। बहुत गुमान है तुम्हें अपनी जवानी और मर्दानगी पर। क्यों ना होगा, जब तुम जैसी 50 औरतें मेरी फिजिक पर कुर्बान होती रहती हैं। देखो, तुम मुझे उन 50 औरतों में शुमार मत करो प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें उन 50 औरतों के सबसे आगे रखता हूँ। द बिग बॉस, ओके? यू मीन द क्वीन बी? द क्वीन भी। शट अप। मुझे देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जरूरी अपॉइंटमेंट। गुड बाय, टेक केयर। When you gotta go, you gotta go. हाँ जी, डोंट वरी, आपका काम है। हाँ, मेरे सामने ही है। कम इन। नो प्रॉब्लम एट ऑल, एनी टाइम। हेलो ऋषभ। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ।
देखिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, ओके? क्या हो, व्हाट्स योर हरी? स्वेतलाना के केस के बारे में फाइनली आपने क्या सोचा है, ये आप मुझे जरा बता दें तो अच्छा है। मेधा, इसके बारे में फाइनली आज बताने वाली कौन सी बात है? मैं तुमसे पहली ही मुलाकात में सब कुछ बता चुका हूं। शायद तुम्हें ही याद नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं आपके ऑफिस में एक लॉयर की हैसियत से आई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आप भूल चुके हैं। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? अगर नहीं पता तो ठंडे दिमाग से 2 मिनट बैठकर सोचो, सोचने की कोशिश करो, हो सकता है याद आ जाए। मैं ठंडे दिमाग से सोच कर ही बता रही हूँ। Really? हाँ, क्योंकि हमारी शुरुआती ट्रेनिंग में हमें यही सिखाया जाता है। अलबत्ता आप इस केस में अब इंटरेस्ट खो रहे हैं। जिस केस को लेकर आप इतने उतावले हो रहे थे कि आपका वकील आपको क्या कहना चाह रहा है, ये भी आपको सुनना गंवारा नहीं था। होता है, गलती आपकी नहीं है। केस पुराना हो जाए तो तकरीबन सारे क्लाइंट्स ऐसे ही पेश आते हैं। मेधा, प्लीज अपनी ये एक तरफा स्पीच बंद करो। और ये क्या आप लगा रखा है? लॉयर होने से तुम्हें यह हक नहीं मिल जाता कि तुम्हारे जो जी में आए बोलती चली जाओ। मैंने तो तुम्हें पहली मुलाकात में कहा था, तुम्हें वही वकील पसंद आएगा जो तुमसे इत्तेफाक रखता हो। मतलब क्या है तुम्हारा? What do you mean? तुम ये केस लड़ना चाहती हो या नहीं? अब इस केस में कुछ बचा है? बचा क्यों नहीं? मैं ये केस लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। तुम अगर नहीं लड़ना चाहती तो छोड़ दो। यू आर फ्री टू गो। तुम्हारी जैसी बहुत सी लॉयर्स मिल जाएंगी मुझे, डोंट वरी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस केस की 3 बार हियरिंग हो चुकी है और मैं तीनों बार आपको बता चुकी हूँ। अपनी कमजोरी को अपने वकील के सर पर मत डालो। तुम खुद ही स्वेतलाना के खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट कदम उठाना नहीं चाहते हो, क्योंकि उसने तुम्हें वोट देकर चेयरमैन बनाया है। तो उसमें एक वकील क्या कर सकता है? मेधा, तुम करो या ना करो, एक अच्छा वकील जरूर कुछ ना कुछ करेगा। श्योर। तो ये रहे इस केस के सारे कागजात। इस पल के बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज या इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाय बाय। स्वेतलाना, अगर तुम धार्मिक अनुष्ठानों से मल्होत्रा साहब की पुण्यतिथि मनाना चाहती हो तो कायदे से हवन में तुम्हें बैठना चाहिए। जब ऋषभ सिल्वर एस्टेट्स में हवन के लिए ही राजी नहीं हो रहा था, तो फिर वो मेरे हवन में बैठने से बिल्कुल अपसेट हो जाएगा। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर ये हवन और सारे रस्म रिवाज सिल्वर एस्टेट में मनाए जाएंगे तो जाहिर है कि इन सारे रस्म रिवाजों को तुम आगे बढ़ के निभाओगी। इसमें कितनी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी तुम सोच भी नहीं सकते करण। और फिर दूसरी बात, मैं ये सब कुछ केशव की पुण्यतिथि मनाने के लिए कर रही हूँ, किसी भी तरह का टेंशन क्रिएट करने के लिए नहीं। दूसरों के फैलाए टेंशन से तुम अपने जज्बातों का गला घोट दोगी। तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है जिस वजह से तुम ये सब कर रही हो? बेशक। तो फिर दूसरों की परवाह क्यों करती हो? और तुम्हें क्या लगता है रंजना देवी और मल्होत्रा साहब के बीच कभी कोई ऐसा रिश्ता था जो उनका तुम्हारे साथ था? इसमें क्या शक है? फिर रंजना देवी के हवन में बैठने से क्या फायदा हो जाएगा? जब जीते जी उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर उस दिखावे से क्या होगा? ऐसा करने से तो मल्होत्रा साहब की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन मैं कैसे होने दूंगी? मैं तो ये सब कुछ केशव के लिए कर रही हूँ। अगर उसी को तकलीफ पहुंचेगी तो मेरे लिए इस हवन का मतलब ही क्या है? तो इतनी आसानी से हार मान लोगी? तुम्हारा प्यार और तुम्हारे जज्बात कोई मायने नहीं रखते। केशव मल्होत्रा के साथ गुजारे उन 10 सालों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी फीलिंग्स की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि दूसरे बुरा मान जाएंगे। तो ठीक कह रहे हो करण, मेरे जहन में ये ख्याल आया ही नहीं था। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, मैं किसी की भी परवाह नहीं करूंगी। आदाब अर्ज करता हूँ प्रताप सिंह जी। मामी, आ बेटा, चित्र। क्या बात है माँ? तुम इस वक्त लेटी हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, बस ऐसे लेटी। पूजा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। उसे आज डिनर पे ले जाना है। आई होप शी इज रेडी। अभी तो यही थी, शायद अपने कमरे में होगी। ओफो माँ, तुम औरतें भी ना, डिनर का अपॉइंटमेंट हो तो बोलना चाहिए लंच का अपॉइंटमेंट है, फिर ही टाइम पे रेडी होगी। अगली बार से मैं यही करूंगा। अपना ड्रामा बंद कर और उसे नजर मत लगा। यही तो उम्र है उसके सजने संवरने की। ओ माँ, उसे नजर कहाँ लगा रहा हूँ? लेकिन तुम ही बताओ, वक्त का ख्याल रखना चाहिए या नहीं?
ऋषभ, तू बिल्कुल अपने पापा की तरह बात करने लगा है। उनका बेटा जो हूं माँ। तुम्हें याद है ना, डैडी की पुण्यतिथि आ रही है। जानती हूँ बेटा, इसके बारे में तो सोच रही थी। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम वो दिन एक बहुत ही शानदार तरीके से मनाएं, उसे फाउंडर्स डे अनाउंस करके। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भी यही सोच रही थी बेटा, उसे एक यादगार दिन बनाते। और मैं सोच रहा था कि उस दिन हम एक हवन भी करवाएं। ये तो बहुत अच्छा होगा ऋषभ। माँ, मैंने पंडितों से बात कर ली है, और चूंकि डैडी के अंतिम संस्कार सिल्वर एस्टेट्स में हुए थे, इसलिए तो माँ, मैं सोच रहा था कि हवन भी हम वहीं करवाएं। लगता है तू स्वेतलाना से मिलकर आया है बेटा। माँ, तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो। तुझे पता है, जब तेरे पापा का चक्कर शुरू हुआ था ना, वो भी ऐसी बातें बनाते थे। मैं बातें नहीं बना रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। तू आजकल ज्यादा सच नहीं बोलने लगा है। ओह माँ, देखा, तुम अगर इसी तरह गड़े मुर्दे उखाड़ती रही ना, तो बातचीत करने के लिए वक्त ही नहीं रह जाएगा। माँ, तुम्हारे साथ सारी बातें करने के बाद मुझे जाकर और तैयारियां भी करनी है। मैं तेरी माँ हूं बेटा, और ये भी जानती हूं कि तेरे बाप की रखेल ने सारी तैयारी कर ली है। मैं तो सिर्फ एक तमाशबीन बन के रह गई हूं। तू मुझे खबर देने आया है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बोलने दे बेटा, तू अभी बड़ा हो गया है, सच्चाइयों का सामना करना सीख ले। तुम्हें सीखों पर बहुत विश्वास है ना माँ, ये सीख ले वो सीख ले, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि तुमने इन सीखों पर खुद कभी अमल किया हो। चुप कर। मैंने तेरे बाप की सीखों पे कभी अमल नहीं किया है, तो तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? बड़े अफसोस की बात है माँ, अगर तुमने उन सीखों पर अमल किया होता तो आज तुम बेपति बेघर न होती और मुझे एक यतीम की जिंदगी न गुजारनी पड़ती। माँ, क्यों? क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई थी तेरे परवरिश में? मैंने क्या नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है माँ कि चाबी वाले खिलौनों से एक बच्चा हमेशा खुश रहता है? बेटा, सुख दुख ये सब अपने सोच पे डिपेंड करता है बेटा। मुझे देख, मैंने जिंदगी में कितनी तकलीफें उठाई है, कितना दुख देखा है, लेकिन तुझे कभी उनके सामने लाया है, हमेशा अलग रखा है। और आज तो अपनी नई माँ का हो गया ना। नई माँ? नई माँ? अपने जीत के चक्कर में मुझे इतने ताने मत मारो माँ, जो नस्तर की तरह मेरे दिल में चुभ जाए, प्लीज। शाबाश बेटा, शाबाश। अब उसके बारे में कुछ कहना नस्तर चुभने की तरह हो गया ना। माँ, वो मेरे बाप की रखेल थी, और ये बात मैं जन्म भर नहीं भूल सकता। और तुम उसे मेरी नई माँ कह रही हो? बड़े अफसोस की बात है माँ, तुमने ना कभी डैडी को समझा और ना मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। अरे मैं तो थक गया हूं इस जिंदगी से, खूब गया हूं मैं, थक गया है। इस उम्र में थक गया है? मुझे देख। तुम्हें अब बचा क्या है देखने के लिए? बस थोड़ा सा बेटा, मुझे समझने की कोशिश कर, मुझे समझ बेटा। और तुम तो ये हट लगाकर बैठी हो कि किसी को समझने की कोशिश नहीं करोगी। मैंने क्या नहीं समझा बेटा? मुझे माँ, मुझे अब आज ही की बात देख लो। मैं तेरे पास आया था डैडी के हवन के बारे में बात करने के लिए, और तुम हो के 4 पुश्तों की बातें कर रही हो। ऋषभ, अगर मैं सिल्वर स्टेट्स में हवन के लिए राजी हो जाऊं, तो क्या तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें समझती हूँ? हाँ माँ, हाँ, मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हें मेरे जज्बातों की कदर है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारे खातिर मैं छोटी बन जाऊंगी। तुम जीत गए, मैं हार गई। ओ माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच।